पाकिस्तान को दुनिया का 15वीं नंबर का फ़ौज माना जाता है, ठीक है सर? और अफ़गानिस्तान रैंक करता है 118 पे जा कर के। वो 118 वाला 15 को खदेड़ दे रहा है सर, ये कहाँ से आया सर? ये ताकत कहाँ से मिली है फिर उसे? 11 तारीख को जो अटैक किया और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने जो अटैक किया है, उसके बाद असीम मुनीर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की, और उनसे उन्होंने सवाल पूछे कि भाई कैसे एक अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर गई। डूरंड लाइन को क्या ये इसे लाइन कह सकते हैं या ज़ख्म है ये उनके लिए? अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता है, वो ये कहता है इसको ईस्टवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। पश्तून्स हैं, जो पठान हैं या जो अफगानिस्तान के लोग हैं, ये वादे के बड़े पक्के होते हैं। अगर आप देखिए, जब भी उन्होंने अगर वादा कर दिया है, तो आपने वो जंजीर फिल्म देखी होगी आपने, तो मतलब ये एक ऐसी कौम है जो आपके साथ खड़ी रही। अमेरिका ने बीड़ा उठाया था कि साहब हम तालिबान को ख़त्म कर देंगे, लेकिन तालिबान को वो कंटेन करने में सफल रहे, ख़त्म करने में, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, तब से आप जितने दहशतगर्दों के जो मरकज़ थे, मरकज़ सुभान अल्लाह या और जो मरकज़ तैयबा वगैरह थे, अब उन्होंने अपने बेस सारे शिफ्ट करने शुरू किए हैं वेस्टर्न मतलब पाकिस्तान की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट हाफ वॉल। हाफ वॉल में आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में शुरू हुए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान संघर्ष के बारे में। संघर्ष क्यों हो रहा है? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब। तो दत्ता साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर कि ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो संघर्ष शुरू हुआ नया-नया, वो उसके पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, अगर आप तारीख में जाएँ और इतिहास में जाके देखें, तो अंग्रेज़ों ने जिस तरह की नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, जी, तो उन्होंने भारत का जो सरमाया था उसको पूरा लूटा, और जब उनको लगा कि अब हमारे पैर यहाँ जमने वाले नहीं हैं, जी, तो उन्होंने भारत को करीब 7 बार तक़सीम किया। 7 बार। 7 बार, और सबसे पहले अफ़गानिस्तान को भारत से जुदा किया। क्योंकि अगर आप अखंड भारत देखें, तो हमारा कम से कम पर्शिया तक राज्य था। हुँ, हुँ। तो जब अफ़गानिस्तान को उन्होंने अलग किया, और आप ये देखिए, अफ़गानिस्तान और जो ब्रिटिश इंडिया थे या अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ कभी अफ़गानों के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जब उन्होंने इस देश को अलग किया, तो इसका जो विभाजन हुआ वो डूरन लाइन से हुआ। डूरन। हाँ, सर मॉर्टिमर डूरन थे, हुँ। जिन्होंने ये 2600 किलोमीटर लंबी जो लाइन थी। लेकिन आप जितने भी डिवीज़न्स हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों में कोई मतलब कोई मतलब उनका कोई लगाव नहीं था इस देश से, वो केवल इस देश को लूटना चाहते थे, और उन्होंने लूटा इसको। तो उन्होंने किसी भी अंग्रेज़ को, अब जैसे रेड क्लिफ लाइन देखें जो भारत और जी। पाकिस्तान के बीच में जो डिवीज़न हुआ, वो सर सिरिल रेड क्लिफ को बुलाया, जो पेशे से वकील थे, और उन्होंने जहाँ-जहाँ दिखाई दिया, अगर आप बॉर्डर पे जाके देखें, तो उन्होंने बड़े-बड़े वो बॉर्डर पोस्ट बनाए, जिस पे एक तरफ इंडिया लिख दिया, एक तरफ पाकिस्तान, और वो रख दिए। और वहाँ भी अगर आप देखें, तो आधे जो गाँव थे, आधे खेत थे, वो इंडिया में थे, आधे पाकिस्तान में। यही चीज़ अफ़गानिस्तान में देखी गई। अच्छा। क्योंकि जब भी इस तरह का जो विभाजन हुआ, उसमें देखिए एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि साहब अब जैसे एक कोई प्रांत है, जैसे मतलब पश्तून लोगों को ही देखें आप, तो जो पश्तो बोलते हैं, वो आधा अगर डूरन लाइन देखें, तो उसमें से कई इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके, या जो एरिया है, वो पाकिस्तान की तरफ आता है, और करीब 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, अगर आप बलूचिस्तान के देखें, तो वो पश्तो बोलते हैं, या वो पश्तून एरिया है। हुँ, तो वहाँ से इस जो झगड़ा है इनका, वो शुरू हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता है, वो ये कहता है इसको ईस्टवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा। तो सर ये डूरंड लाइन को क्या ये इसे लाइन कह सकते हैं या ज़ख्म है ये इनके लिए? नहीं, ज़ख्मी है एक तरह से, क्योंकि देखिए, जब उन्होंने इस बात की दरख़्वास्त की थी, तब अंग्रेज़ों ने इस पे कोई तवक्को नहीं दी, जी। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये एक ऐसा नासूर है, जो मतलब तब से लेके अब तक मतलब रिस रहा है। हुँ। तो सर ये टीटीपी से लेकर के जो दुश्मनी हुई, टीटीपी पहले तो दोस्त था ना जी, जी, उसने अफ़गानिस्तान में भेजा क्योंकि इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। जी। तो अब वही दोस्त दुश्मन हो गया।
जी। वो किस तरीके से देखते हैं आप सर? देखिए, ऐसा है कि अगर आप सियासत में देखें तो जितने भस्मासुर लोगों ने बनाए हैं, उसने बाद में उन्हीं के सर पे हाथ रखा है। जी, तो अगर आप देखें टीटीपी, क्योंकि आतंकवाद या दहशतगर्दी का जी। पाकिस्तान तो जनक रहा है, और जिस तरह से वहाँ लोगों ने मतलब लोगों को ट्रेन किया गया, लोगों की जो गरीबी थी उसको एक्सप्लॉइट किया गया। तो टीटीपी की मदद से इन्होंने पहले अमेरिका के नाक में दम किया। तालिबान भी अमेरिका ही की क्रिएशन हाँ, है, हाँ, सही बात। ठीक है? तो जब आपके इंटरेस्ट, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें, तो वहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है, वहाँ केवल परमानेंट इंटरेस्ट है, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, आप देखिए किसी ज़माने में अमेरिका, जापान बिल्कुल कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, आज एक ही थाली में बैठ के आज खा वो रहे उसकी हैं। बिल्कुल। रक्षा कर रहा है। तो इसलिए इनको जब इन्होंने मतलब तालिबान 2 रिजीम आई जब, तब क्योंकि तालिबान 1 1996 में आए और 2001 तक, तो जब ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ तब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा, और अमेरिका वहाँ 20 साल रहा। और जिस तरह से अमेरिका ने बीड़ा उठाया था कि साहब हम तालिबान को ख़त्म कर देंगे, लेकिन तालिबान को वो कंटेन करने में सफल रहे, ख़त्म करने में, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा है जिसको ख़त्म नहीं किया जा हुँ। सकता। सर अभी जो 11 अक्टूबर को जो स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, इसकी वजह क्या थी पीछे जो अभी निकल के आया है? अचानक स्ट्राइक कर देना उसका? जी, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान का ये मानना है, और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हुँ। आप ये देखिए कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा मतलब बदतर दौर से कभी नहीं गुज़रा। बलूचिस्तान में आप देखिए अलगाववाद वो काफ़ी हावी हुआ है, और बलूचिस्तान करीब 44% हिस्सा बनता है पाकिस्तान का। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में देखिए आप, वहाँ आवाज़ उठ रही है। गिलगित-बाल्टिस्तान में आपने देखिए अभी पाकिस्तान ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, नहीं तो वहाँ जिस तरह से पाकिस्तानी की सेना को खतरा। हाँ, अभी खदेड़ा। सिंध में अलगाववाद के मतलब स्वर उठ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो बाल्कनाइज़ेशन है वो तो होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल टूटने के कगार पे है। जिस तरह से खाना जंगी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से सिविल वॉर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो एक बहुत बड़ा स्तंभ होती थी वहाँ की हुकूमत का, वो आज हिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी जो शाइन और शीन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज असीम मुनीर अगर मतलब एशिया में कोई सबसे ज़्यादा चिंतित व्यक्ति है, तो वो असीम मुनीर हैं। क्योंकि वो फ़ील्ड मार्शल नहीं, जिसे मतलब जो अपनी सेना पे ही कवर नहीं। अभी आप देखिए 11 तारीख को जो अटैक किया, और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने जो अटैक किया है, उसके बाद असीम मुनीर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की, और उनसे उन्होंने सवाल पूछे कि भाई कैसे एक अनऑर्गेनाइज्ड फ़ोर्स जो है, वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर गई? कैसे आपने कोई मदद नहीं माँगी? कैसे आप लोग मतलब मोर्चे छोड़ के चले आए? तो अगर भाग रहे थे सर, भाग भाग रहे रहे थे, थे। उनको पकड़ के जिस तरह से उनके कपड़े उतरवा के उनको बेइज़्ज़त किया गया, उनको रुसवा किया है, ये एक प्रोफ़ेशनल आर्मी का वो नहीं है। तो जब से देखिए रेडिकलाइज़ेशन जब से पाकिस्तान आर्मी में आया है, जनरल ज़िया-उल हक के टाइम से, उसी दिन से उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म होती चली गई। सर इसी में मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान को दुनिया का 15वें नंबर का फ़ौज माना जाता है, ठीक है सर? और अफ़गानिस्तान रैंक करता है 118 पे जाकर के। वो 118 वाला 15 को खदेड़ दे रहा है सर, ये कहाँ से आया सर? ये ताकत कहाँ से मिली इधर से? देखिए, ऐसा है कि अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें अफ़गानिस्तान की, हुँ, तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ है, हुँ, और वहाँ जिस तरह के अटैक्स अगर इनके पैटर्न देखे जाएँ, तो ये गुरिल्ला टैक्टिक्स को फ़ॉलो करते हैं। ये अटैक करेंगे और एकदम पीछे आ जाएँगे और छुप जाएँगे, ठीक है? दूसरा, इनको पूरा जो टेरेन है, उसकी पूरी नॉलेज है कि कौन से दर्रे से, कहाँ छुप सकते हैं, कहाँ अटैक कर सकते हैं। तो ये पहले स्टडी करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी का पैटर्न है, या मूवमेंट पैटर्न है, या किस तरह से ये अपनी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। हुँ। तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर में है, ये बिल्कुल माहिर हैं, और इनका कोई सानी नहीं है। प्लस इनको लोकल सपोर्ट हासिल है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में देखें, तो जो वहाँ पश्तून हैं, वो इनके साथ हैं। क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, या किसी ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने के लिए, लोकल सपोर्ट होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, जो अफ़गानिस्तान के पास है। जी। सर अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हमारा भी हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें। एक अभी ये दोनों में छिड़ा हुआ है।
तो इसे लेकर के अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी पाकिस्तान, क्योंकि वो तो पिछले दिनों से बहुत बड़ी खराब चल रही है और इसका असर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा? आर्थिक स्थिति दोनों की क्या स्थिति होगी इस टाइम? देखिए मतलब पाकिस्तान की जो माली हालत है, वो बिल्कुल खस्ता हाल है। अफ़गानिस्तान का तो ज़िक्र करना ही बेकार है हाँ, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं हो जी, तो पाकिस्तान पे आप ये देखिए कि उसके कई गुना जीडीपी का उसके पास लोन है। 28% उसका जो कर्ज़ है वो चाइना से आता है। हुँ, पाकिस्तान चाइना का एक वेसल स्टेट बन गया है, मतलब उसी का वो गुलामी कर रहा है। हुँ, क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से सीईपीसी जो है चाइना इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, वो पूरा चाइना ने उसको डोमिनेट चाइना कर ने रखा पूरा है। 2-3 आइलैंड्स उन्होंने कर रखी है। जितने मतलब उसके एयरफ़ील्ड्स पे है, वहाँ उनकी प्रेज़ेंस है। तो मतलब पाकिस्तान की जो माली हालत है, वहाँ देखिए आप जो बुनियादी सहूलियतें हैं, वो भी नहीं हैं। इसीलिए लोग बगावत पे आ गए हैं। तो जो पंजाबी डोमिनेटेड जो लॉबी है पाकिस्तान में, वही सेना में डोमिनेट कर रही है, वही सियासत में डोमिनेट कर रही है, वही लोग पूरे देश को मतलब गुमराह कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बर्बादी की असली जड़ जो पंजाब जी, अब लोगों में इस तरह के मतलब वहाँ विचार आने शुरू हो गए हैं कि साहब हमें अमेरिका से या किसी देश से कोई इमदाद नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो इमदाद आती है या तो वो मिसअप्रोप्रिएट होती है या मिसस्पेंट होती है या उसको बिल्कुल उसको खा पी के सुहा कर दिया जाता है। लोगों तक नहीं पहुँच रही है, आवाम तक नहीं पहुँच रही। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरब, कतर-वतर के साथ एक समझौता किया कि मेरे ऊपर आक्रमण, तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर। यहाँ क्यों नहीं लागू होता सर? हाँ, बिल्कुल। अफ़गानिस्तान पे? अफ़गानिस्तान ने भी तो किया ना, बिल्कुल, तो यहाँ क्यों नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है ये कि साहब जब उन्होंने ये करने की कोशिश की कि शायद भारत किसी प्रेशर में आ जाए। प्रेशर में आ जाए? जी। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं है कि भई भारत के सऊदी अरेबिया से भी बड़े अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए था कि जब अल जवारा स्टेडियम में जब ब्लास्ट हुए थे, तब पाकिस्तान इन्वॉल्व था। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से दूरी कर ली थी। उनकी आर्मी पहले उनकी आर्मी को ट्रेन करती थी, वो उन्होंने बंद किया। उनके कुछ ऑफिसर्स आतंकवादी घटनाओं में कर रहे थे। हुँ, तो लोग पूरे विश्व में लोग जिसका जो चरित्र है पाकिस्तान का और जो चेहरा है उसको जानते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि भई मतलब उन्होंने एक इस तरह का करार कर लिया है। मैं तो कहता हूँ कि भई दोनों देश की सेनाएँ भी मिला ली जाएँ, तो अभी भारत इन पे भारी पड़ रहा है। हाँ, हाँ। और पहली बात, भारत कोई किसी देश को, देखिए आज तक हमने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है पाकिस्तान के मतलब उसके अंदर एक ये गलतफ़हमी है कि साहब मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूँ कि हाँ, पाकिस्तान पहला न्यूक्लियर बॉम्ब फायर कर सकता है। भारत कभी नहीं करेगा पहला, लेकिन दूसरा जो गोला है, उसको फायर करने के पोज़ीशन में नहीं रहेगा वो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठीक कहा था कि हमारा तो एक आध शहर कोई नष्ट होगा या बर्बाद होगा, पाकिस्तान का नक्शे से नाम गायब हो जाएगा। सर सर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो संघर्ष चल रहा है और मुत्तकी का भारत आना, पाकिस्तान इसको किस नज़रिए से देख रहा होगा सर? देखिए ये जो 11 तारीख का अटैक, हाँ, ये इसी बैकग्राउंड में अटैक किया है। जी, क्योंकि जिस तरह से अगर आप तारीख में जाएँ तो आप देखिए भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं। जी, अगर आप खान अब्दुल गफ़्फ़ार खां का टाइम देखें, बचपन में हमने कहानियाँ सुनी हैं काबुली वाला। काबुल। क्योंकि देखिए ये मतलब जो पश्तून्स हैं, जो पठान हैं या जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, ये वादे के बड़े पक्के होते हैं। अगर आप देखिए जब भी उन्होंने अगर वादा कर दिया है, तो आपने वो ज़ंजीर फ़िल्म देखी होगी आपने, तो मतलब ये एक ऐसी कौम है जो आपके साथ खड़ी रहेगी। हुँ, भारत ने करीब 3 बिलियन डॉलर्स का जो खर्चा है, ये सरमाया है, वो अफ़गानिस्तान में लगाया हुआ है। वहाँ आप देखिए दिलराम जरान रोड है, जी। जिसको आगे हम काराकोरम तक जोड़ना चाहते थे। लेकिन तब मतलब ये तालिबान 2 सरकार आ गई तो वो, 2021 हाँ, 2021 सल्मा डैम, चिमटाला में जो हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की हुई है, पूरा काबुल जो भारत ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया है, उससे चमकता है।
ठीक है? तो भारत ने वहाँ जो संसद है वो बनाई है, वहाँ हॉस्पिटल्स बनाए हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो आप एयरडोम भी दे रहे हैं। जी, तो वहाँ हमारे पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। अब तो एयरडोम भी दे रहे थे ना आप? बिल्कुल, वो भी भारत देगा, क्योंकि अगर मतलब पुराने रिश्तों को तरजीहत नहीं दी जाए, अहमियत नहीं दी जाए, तो यही एक चिंता का सबब है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान की फ़ोर्सेस हैं, अब कई फ्रंट पे, हमें तो 2 फ्रंट वॉर की चिंता रहती है, हमेशा। लेकिन अब तो मतलब ये कहते हैं ना कि भई 360 डिग्री पाकिस्तान घिरा हुआ है, बलूचिस्तान सही बात है। कभी भी जुदा हो सकता है। हुँ। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान और सिंध। तो पाकिस्तान के लिए अब ये नहीं पता लग रहा है कि वेदर पाकिस्तान इज़ कमिंग और गोइंग। सर, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, चाइना हमारा पड़ोसी है, ठीक है सर? और अफ़गानिस्तान भी लगभग पास में ही है और दोनों में जो संघर्ष चल रहा है, ठीक है? तो इसको हम ऐज़ ए पड़ोसी होने के नाते किस नज़रिए से देखें और हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो मुहिम उठाई है और ये जनरल असलम बेग की पॉलिसी थी, एक ब्लीड इंडिया बाय थाउज़ेंड कट्स, क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता। तो उसने कहा कि भई एक छद्म युद्ध हम छेड़ते हैं, तो वो उसने कश्मीर में इस तरह का आगाज़ किया। लेकिन आज जिस तरह से भारत की पोज़ीशन हुई है, हुँ, हुँ। जिस तरह से सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने कश्मीर में डेवलपमेंट किया है, वहाँ पुरअमन तरीके से सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहाँ लोग मतलब पीस पसंद कर रहे हैं। वहाँ का जो यूथ है, वो जो पहले दर-बदर था, अब उसके लिए रोज़गार की मुहैया है, सनत आ रही है वहाँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को ये हज़म नहीं हो रहा है। आप देखिए हुर्रियत पे जिस तरह से लोग पहले बात किया करते थे, आज वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार कड़े कदम उठाएगी। हाँ। ठीक है? मुझे खूब याद है जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था कश्मीर में, तब मुझसे पूछते थे लोग तुम इंडियन हैं? तो मैं कहता था भैया आप कौन हैं? आप भी हम और आप एक ही देश के लोग हैं। हाँ, वो तो तो इस तरह से उनके जो दिमाग पे इतना काम किया गया था, तो वो अब चीज़ें लोगों की जो परतें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। हुँ। पाकिस्तान के लिए अब जिस तरह से उसका फ्रैगमेंटेड एप्लीकेशन हो रखा है फ़ोर्सेस का, पाकिस्तान को अपना वजूद बचाने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और भारत अगर अफ़गानिस्तान के संबंध उससे अच्छे हो जाते हैं, वहाँ के लोगों के मदद के लिए भारत कोई भी कदम उठाएगा, क्योंकि ये आज के नहीं, हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। और भारत ने देखिए, आप ये देखिए भारत एक ऐसा देश है, जो हर पूजा के बाद ये कहता है कि साहब विश्व का कल्याण हो। हाँ, आपने कभी सुना है किसी कोई देश कहता हो? तो विश्व के का कल्याण हो तो वो यकीनन चाहेगा अफ़गानिस्तान का भी कल्याण हो, सही जो बात है। महिलाओं और बच्चों की वहाँ दुर्दशा है वो किसी भी तरह से वहाँ इम्प्रूव की जाए। और बाकी भी भारत के अपने इंटरेस्ट हैं। सर, बगराम एयरपोर्ट को लेकर के अमेरिका की बड़ी नज़र है उस पे, ठीक है? अमेरिका चाहता है बड़गाम मुझे मिल जाए, चाइना चाहता है कि ये ना मिले इसे, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। जी। देखिए बगराम जब अमेरिका आया था 2001 में, जी, तो बगराम जो एयरफ़ील्ड है वो अमेरिका ने डेवलप, जी, और वहाँ कई किस्म की मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है। लेकिन जब वो जुलाई 21 में गया अमेरिका, तो अपना सारा असला, क्योंकि जो दोहा अकॉर्ड हुआ था, उसमें उनकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी तालिबान से कि साहब मैं सारा असला वहीं छोड़ जाऊँगा। और अब ये जिस तरह से चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, हाँ, तो अगर आप बगराम, पहली बात तो एक बेस चाहता है अमेरिका, जी, क्योंकि अब उसे देखिए जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, तब से आप जितने दहशतगर्दों के जो मरकज़ थे, मरकज़ सुबहान अल्लाह या और जो मरकज़ तैयबा वगैरह थे, अब उन्होंने अपने बेस सारे शिफ्ट करने शुरू किए हैं वेस्टर्न मतलब पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, हाँ, जिससे वो हमारी रेंज से थोड़े से दूर हो जाएँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अफ़गानिस्तान, क्योंकि आपने किराना हिल्स का जो जी, ब्लास्ट देखा था, तो उसमें मतलब कई किस्म की थ्योरीज़ सामने आ रही हैं कि साहब वहाँ किसी देश का असला रखा था या अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स थे या क्या था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका एक चाहता है कि उसे एक बेस अफ़गानिस्तान में मिले। हुँ, और बगराम एयर बेस का सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है हुँ, कि जो चाइना की जो न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, लौपनूर में जो है, वो वहाँ से करीब 2000 किलोमीटर है। तो अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ अपना अगर उसको बेस मिलता है, तो वो उसको भी एड्रेस कर सकता है,
वेस्ट मतलब ईरान के ऊपर भी उसका वर्चस्व रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अगर उसका बेस है अमेरिका का, तो वेस्ट एशिया पे उसकी नज़र रहेगी। तो सर इसी में एक सवाल मेरा और है कि दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें, तो बड़ा डिस्टर्बेंस है इस टाइम, ठीक है? उसका प्रभाव हमारे भारत पर कितना पड़ेगा? क्या पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो वेस्ट एशिया की जो प्रॉब्लम है, हालाँकि ये सीज़फायर हो गया था, लेकिन कल की जो वारदात आपने जी, देखी, जी। तो वो बड़ी मतलब डिस्टर्बिंग थी। हुँ। तो इज़राइल केवल मतलब संयम बरत रहा है, लेकिन कभी भी वो उसका वो बाँध है, वो टूट सकता है। बिल्कुल, तो फिर वही हालत आएगी। इसका इम्पैक्ट यकीनन साउथ ईस्ट एशिया पे हो रहा है। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप देखिए नेपाल में क्या हुआ। तो जिस तरह से अब बांग्लादेश में जो रिफ्लेक्शन है, जो पाकिस्तान का जो रिफ्लेक्शन है, वही बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। खालिदा ज़िया की जिस तरह से मतलब वहाँ अब वापसी हुई है, या जिस तरह से, तो वो बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा था, जो एक बड़ी इकोनॉमिक बड़े इकॉनमी कर रहा था, वो भारत के एक पॉजिटिव सहयोग की वजह से कर रहा था। हाँ, बिल्कुल सही। आज बांग्लादेश में आप देखना, अगर 2 साल यही सूरत-ए-हाल रही, तो वहाँ लोगों को खाने के लिए लाले पड़ जाएँगे। लेकिन हाँ, भारत को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स जैसे देखने जा रहे हैं, तो भारत के साथ मतलब लोगों ने अपनी जो सोच और समझ है, उस दोनों को बदल लिया है। तो भारत के साथ केवल भूटान एक ऐसा देश है जो भारत कह सकता है कि मेरा सच्चा दोस्त है। सही बात। बाकियों पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी भारत को रखनी पड़ेगी। सर मेरा आखिरी सवाल सर, अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत आए मुत्तकी, उसका बड़ी गर्मजोशी से हमने स्वागत भी किया है और वो भी बड़ा गदगद होके गए हैं यहाँ से। तो इसका इम्पैक्ट आप कितना देखते हैं इन फ्यूचर सर? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बड़ा वेलकम स्टेप है, क्योंकि अगर तालिबान में कोई कहते हैं ना कि चेंज ऑफ माइंड हुआ है, या विचारधारा में परिवर्तन आया है, विचारधारा जब वो उनकी वो थी जी, तब हम उनके खिलाफ थे। लेकिन आज अगर वो अपने देश के जो आवाम है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भारत की तो पॉलिसी ये रही है कि नेबरहुड फर्स्ट। तो हम सबसे पहले हम उनकी मदद करना चाहेंगे, जिससे वहाँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनकी मदद करें। तो जिस तरह से उनका खैर मकदम किया गया है, जिस तरह से उनको, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो है वो देवबंद से वो हाँ ताल्लुक़ रखते हैं या इत्तेफ़ाक रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो एक सैटिस्फाइड मतलब फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत ने जो प्रोजेक्ट वहाँ अधूरे छोड़े थे, उनको दोबारा वो पुनः भारत अपना योगदान देगा, और इससे हमारे जो दोनों देशों के संबंध हैं, वो प्रगाढ़ होंगे। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया दत्ता साहब आपका हमारे शो में आने के लिए। तो ये थे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, जिन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ या नई किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।